एटम्स के बारे में बताया था जो, वो सब बाद में क्या हो गया था, गलत हो गया था। ठीक है। और क्यों गलत हुआ था भाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी, जिससे कि ये पता चला कि एटम फर्दर फर्दर डिवाइड हो सकता है, फर्दर डिवाइड हो सकता है। ये पूरा ही ठीक, ठीक, दो लाइट बस चलना। ठीक है। और इसके बेसिस पे ये समझ में आया कि देखो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिल के एटम बना है। पर सवाल ये उठता है कि अगर एटम जो बना है वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिल के बना है, तो वो एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब वो जो एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ पर हैं, प्रोटॉन कहाँ पे है, न्यूट्रॉन कहाँ पे है, ये कैसे एटम के अंदर बैठे हुए हैं, वो अभी तक किसी को नहीं पता था। थॉमसन साहब ने एक बार कोशिश की थी, पर लाइक वो उतना अच्छा नहीं था, तो तुरंत रिजेक्ट हो गया था। क्योंकि बिना किसी एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे बैठ के तरबूजा खाते हुए ये गेस करना कि एटम कैसा होगा, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इस प्रक्रिया में रदरफोर्ड साहब ने एक एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है। उनके बारे में अपन, रदरफोर्ड साहब का एक्सपेरिमेंट पढ़े हो? रदरफोर्ड साहब ने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था, एक बताते हैं एक्चुअल में उन्होंने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था, देखते हैं। तो रदरफोर्ड ने एक्चुअली में एक इस टाइप का ग्लास स्लैब लिया था। ग्लास स्लैब कैसे बनाएंगे यार, बॉक्सी टाइप का। ठीक है। एक इस टाइप का ग्लास स्लैब लिया। हाँ, इसी शेप का था जो अब जो था वो बता रहा, ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट था। इस टाइप का ग्लास स्लैब लिया था। इसके अंदर इन्होंने एक रेडियो एक्टिव मटेरियल रखा था यहाँ पे। ठीक है, इस जगह पे। और इस टाइप का जो ग्लास स्लैब होता है, इसमें एक ना कैप आता है जो इसको पूरा अच्छे से बंद कर देता है, तो इसके अंदर रहता है, तो यहाँ से जो रेडिएशन निकलते हैं वो डिस्टर्ब नहीं करते हैं किसी को भी। ठीक है। अब ये एक अल्फा एमिट करने वाला आइसोटोप्स था, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस था। तो यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकलते हैं अलग अलग डायरेक्शन में, बहुत ही हाई स्पीड से अल्फा पार्टिकल निकलते हैं, बहुत हाई स्पीड से। ठीक है। इस हाई स्पीड अल्फा पार्टिकल को मैनेज करने के लिए उन्होंने यहाँ पे एक इस टाइप का एक और ग्लास स्लैब रखा, जो कि इस टाइप से था। तो अल्फा पार्टिकल यहाँ से निकलते थे ऐसे। अरे यार कौन है? हाँ वो, तो हर बार वहीं बैठते, उस आगे बोला उसको यहाँ बैठ। थैंक यू। यहाँ पर, यहाँ जो ये दो दो ग्लास की स्लैब है, इनके बीच में बहुत ही कम जगह रहती थी, बहुत ही कम जगह। जिसकी वजह से यहाँ से जो अल्फा पार्टिकल ऐसे निकलते थे, वो जो इधर उधर निकल रहे थे वो अपना यहीं रुक जाते थे, और बाकी जो इस साइड से निकलते थे वो एक बहुत ही नैरो लाइन के फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। ठीक है, इस टाइप से। ये समझ में आ रहा है? थोड़ा टेढ़ा हो गया ना, अब ठीक है। पर ये मैच नहीं कर रहा यहाँ पर, अभी ठीक। इसको इन्होंने क्या किया, एक ट्यूब से पास किया, जो कि बाद में जाके बल्ब में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। एक इस टाइप का ट्यूब था जिसके अंदर ये जाता है, और इस ट्यूब के पीछे जिंक सल्फाइड की कोटिंग, जिंक सल्फाइड की कोटिंग। ये पूरा जो सेटअप है ये वैक्यूम में कराया गया। ठीक है।
जो अल्फा पार्टिकल है, जब वो इस जिंक सल्फाइड वाले प्लेट पे पड़ते हैं तो यहाँ क्या डेवलप करते हैं, फ्लोरोसेंस डेवलप करते हैं, वहाँ पे थोड़ा थोड़ा ना वाइट कलर का स्पॉट दिखता है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट, ये समझ में आ रहा है। अल्फा पार्टिकल स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, अल्फा पार्टिकल इस ग्लास के स्लैब में रखा हुआ है, बड़ा अजीब सा मोटा सा ग्लास का स्लैब है, ताकि अल्फा पार्टिकल कहीं गलती से इस साइड निकल के ना आ जाए। ठीक है, इस साइड निकल के आएंगे तो उससे क्या नुकसान होगा भाई, जो कर रहा होगा वही मर जाएगा। ठीक है, तो उसको ही बचाना। उसके बाद यहाँ पे ग्लास स्लैब लगाए थे, और ताकि अल्फा पार्टिकल ऐसा सीधे निकले इसमें, और यहाँ से एक ट्यूब से पास होता है, और पीछे जिंक सल्फाइड की कोटिंग लगी हुई। ठीक है, पूरा सेटअप वैक्यूम में कराया गया है। और इसके बाद से जब देखा उन्होंने तो यहाँ पर एक वाइट कलर का क्या आ रहा था, स्पॉट आ रहा था इस जगह। ठीक है, कहाँ गया यार, हाँ ठीक, ऐसा वाइट कलर के वहाँ पे फ्लोरोसेंस डेवलप हो रहा था। पर यहाँ पे इन्होंने क्या किया, बीच में यहाँ पर इन्होंने गोल्ड का एक फॉयल रखा, गोल्ड फॉयल रखा। गोल्ड फॉयल जानते हो तुम लोग, गोल्ड का बहुत ही पतला सा फॉयल रखा, जैसे एल्युमिनियम फॉयल देखा है तुम लोगों ने, अरे एल्युमिनियम फॉयल देखा है ना, हाँ हाँ, वो काजू कतली ऊपर भी जाते हैं, वो मिठाई उठाई पे लगाते हैं, उतना ही पतला। क्या, अरे नहीं, वो तो सिल्वर फॉयल होता है। गोल्ड एल्युमिनियम फॉयल क्या होता है, उसमें तो रोटी वोटी लपेट के देते हैं ना, पराठे लपेट के, हमारे घर में सब्जी भी लपेट के उसी में देते हैं। हाँ, मम्मी मम्मी को अगर कुछ देना होता है कटोरी बना के, तो वो उसी का कटोरी बना के एल्युमिनियम फॉयल का उसी में दे देते हैं। मैं कहा, यार प्लास्टिक का ही कुछ दे दो, कहते बेकार हो जाएगा, उसको फेंक दोगे। मैं तो रखा किस लिए, मम्मी लोगों को मुझे समझ में नहीं आता, ये सब लोग प्लास्टिक का एक कंटेनर में पूरा प्लास्टिक क्यों भरी रहते हैं सब कोई, और उनसे मांगो कि वो प्लास्टिक दे दो तो नहीं, वो किस लिए रखा है, ताकि कभी काम आ सके, वो भी नहीं करते हैं। तो मैं यहाँ पे गोल्ड फॉइल लगा रहा था। गोल्ड फॉइल लगाने से क्या हुआ ना, देखो गोल्ड फॉइल बहुत पतला सा होता है। ठीक है, अल्फा पार्टिकल की स्पीड क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। अब अल्फा पार्टिकल जो होते हैं ना, बहुत खतरनाक होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। लाइक कि अल्फा पार्टिकल क्यों खतरनाक होते हैं ये जानते हो कोई, रेडियोएक्टिव रेडिएशन जो होता है वो क्यों नुकसान करता है, क्या, कार्सिनोजेनिक होता है, अबे कार्सिनोजेनिक वो छोटा टर्म है उसके लिए। ठीक है, मैं तुम्हें बताऊं, बुलेट देखा है तुमने, बुलेट, बुलेट है ना, जब किसी इंसान को बुलेट से शूट करते हैं ना, तो जो भी बुलेट बॉडी के जिस भी पार्ट पे लगता है, उसके रास्ते में पड़ने वाला जो स्किन होता है, टिश्यू होता है, फ्लेसेस होते हैं, इवन बोन होता है, उसको भी ब्रेक करता हुआ वो जाता है। अब अगर रास्ते में कोई बहुत स्ट्रांग बोन आ गया तो वो अंदर भी रुक सकता है या आर पार भी निकल सकता है, डिपेंडिंग की उसकी स्पीड क्या है। ठीक है, पर बुलेट क्या होता है, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल होता है, बड़ा होता है। ठीक है, तो रास्ते में जो टिश्यू उश्यू आता है उसको तोड़ते हुए निकल जाएगा, डॉक्टर पास जाओ, वो चिमटी से निकालेगा, ड्रेसिंग वेसिंग करेगा, फिर भेज देगा तुम्हें घर, ठीक हो जाओगे। अगर कहीं अच्छी जगह, कहीं ऐसी जगह जैसे हार्ट पे न लग जाए या सर में न लग जाए तो बच जाओगे। ठीक है, अल्फा पार्टिकल के साथ ऐसा नहीं होता। अल्फा पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, कितने छोटे होते, हीलियम के न्यूक्लियस के बराबर, न्यूक्लियस जितने छोटे। अब इतने छोटे अल्फा पार्टिकल जब मूव करते हैं तो एक तो दिखाई नहीं देते, और दूसरा जब किसी के बॉडी में एंटर करते हैं, है ना, जब वो शूट होते हैं तो बहुत हाई स्पीड से शूट होते हैं, बहुत हाई स्पीड से। तो जब वो जाते हैं बॉडी के अंदर तो वो टिश्यूज को डैमेज नहीं करते, वो बोन को नहीं ब्रेक करते, वो या वहाँ से उसको निकलने से ब्लड निकलना शुरू नहीं हो जाता जैसे बुलेट के साथ होता है। वो जाते हैं टिश्यूज के अंदर, जो डीएनए होता है, डीएनए की जो चेन होती है ऐसा स्पाइरल टाइप की, मैं बना नहीं पा रहा हूँ, वो जाके डीएनए की चेन ब्रेक कर देते हैं, क्योंकि वो उस मॉलिकुलर लेवल पे होते हैं। ठीक है, टिश्यू ब्रेक नहीं करें, वो जाके कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज कर देंगे बोन में। ठीक है, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन तोड़ देंगे। ठीक है, इस लेवल का डैमेज करते। और एक अल्फा पार्टिकल अगर इतना कर सकता है तो साइमल्टेनियसली अगर ढेर सारे अल्फा पार्टिकल आके लग रहे हैं तुम्हें, तो हर जगह पे ऐसा होगा, हर जगह। और बॉडी में कितनी जगह पे डीएनए ब्रेक होगा बे, जहां जहां अल्फा पार्टिकल लगे,
सब जगह, ऑलमोस्ट 200-300 करोड़ जगह, ये मिनिमम बता रहा हूँ। तो ऐसे में जब डीएनए पार्ट टूट जाता है तो जो अपने बॉडी के आरबीसी होते हैं उस डीएनए को पहचानने से इनकार कर देते हैं और उनको लगता है कि ये कोई फॉरेन पार्टिकल है जो कि नुकसान कर सकता है, तो डब्ल्यूबीसी उसी के ऊपर अटैक कर देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक लंप बन जाता है जिसको रेडियो एक्टिव कैंसर बोला जाता है, जो कि बहुत ही छोटा टर्म है। रेडियो एक्टिव कैंसर, वो ट्यूमर निकाल भी नहीं सकता, उसको रहना है उसी के साथ और लाइफ टाइम रहता है, जो जो भी 3-4 महीने की लाइफ है उतनी ही देर तक रहता है, उसके बाद इंसान की डेथ होती है, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव जो डिसइंटीग्रेशन है वो इतना खतरनाक होता है, ये पता होना चाहिए तुम्हें, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पे मतलब इस एज में रहते हैं, वो एटॉमिक बम को बहुत ज़्यादा फैसिनेट करते हैं कि भाई एटॉमिक बम मार दे पाकिस्तान पे, मज़ा ही आ जाएगा, नहीं है ना। देखो सुनने में तो बढ़िया लगता है ना, पर फील करने में वो बहुत खतरनाक चीज़ है। इस पे ज़्यादा डिस्कशन में नहीं करूँगा वरना ये टॉपिक से डेविएट हो जाएंगे। ये बताने का मेरा सिर्फ एक मोटिव था कि अल्फ़ा पार्टिकल बहुत हाई स्पीड से मूव करते हैं और उनका साइज़ क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है। रास्ते में पड़ने वाला हर एक चीज़ को तोड़ते हुए जाते हैं, हर एक चीज़, दुनिया का कुछ भी चीज़ नहीं बचता जिससे वो तोड़ के ना निकल जाए। ग्लास स्लैब से बस नहीं निकल पाते, मोटा अगर ग्लास का स्लैब हो तो, और इसीलिए इसको किस स्लैब के अंदर रखते हैं, बहुत मोटे ग्लास स्लैब के अंदर रखते हैं, ठीक है, बहुत ही मोटे, ठीक। तो रास्ते में इन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक गोल्ड फॉयल लगा। अब गोल्ड फॉयल लगाने से क्या होता है कि जो ज़्यादातर फ्लोरोसेंस था वो कहाँ डेवलप हो रहा था, यहीं पे डेवलप हो रहा था, अभी भी जहाँ पे डेवलप होना चाहिए वहीं पे हो रहा था, ठीक है। पर जब इन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा ना, तो माइक्रोस्कोप से इन सारी जगहों पे भी फ्लोरोसेंस दिखाई दे रहा, ठीक है, फ्लोरोसेंस दिखाई दे रहा, ठीक। और बहुत ध्यान से देखने पे इनको ऐसा पीछे के साइड में भी फ्लोरोसेंस दिखा, बैक साइड में, ठीक है। ये वाला जो ऑब्जर्वेशन है ये थोड़ा अजीब सा था कि ये कैसे हो सकता है। लाइक अगर अल्फा पार्टिकल ना यहाँ पे आ रहा है तो चलो ठीक है कि हल्का हल्का क्या हो गया होगा बे, डेविएट हो गया, तो कुछ अल्फा पार्टिकल होंगे जो क्या हो गए होंगे, डेविएट हो गए होंगे, पीछे की साइड डेविएट हो गए होंगे, है ना, साइड में। पर ये वाला ऑब्जर्वेशन ये बहुत ही अजीब सा ऑब्जर्वेशन था, है ना। हाँ, किताबों में लिखा रहता है कि कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसा पीछे भी आ जाते हैं, वो सब बकवास है, ठीक है, पीछे आने के लिए कुछ है ही नहीं यहाँ पे, कैसे ऑब्जर्व होगा, ठीक है। तो बैक साइड में यहाँ पे मिलता है। अब ये ऑब्जर्वेशन इतना अजीब सा है, जैसे मैं बताऊं, ये एक बार को ना बुलेट को शीट ऑफ पेपर से भी रोका जा सकता है। लाइक तुमने देखा होगा, कभी रुकता है क्या, हाँ, रजनीकांत रोक सकते, है ना। असली में तो बुलेट को क्या पेपर से रोक सकते हो, पेपर ऊपर से नहीं रुकेगा अभी, एक बार को बुलेट भी पेपर से रुक सकता है, अल्फा पार्टिकल ये गोल्ड फॉइल से नहीं रुक सकता, क्योंकि बुलेट बड़ा होता है, स्पीड क्या होती है बे, कम, तो वो रिबॉन्ड होके वापस आ सकता है। अल्फा पार्टिकल इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे और इतनी हाई स्पीड से मूव कर सकते हैं कि वो पतला सा गोल्ड फॉइल से कैसे टकरा के वापस आ सकता है, उसको तो पूरा एकदम आर पार करते हुए निकल जाना चाहिए, निकलता भी है, पर कुछ लोग पीछे आ जाते हैं। अब ये चीज ना, ये ऑब्जर्वेशन बड़ा अजीब सा था, ये ऐसा कैसे हो सकता है कि अल्फा पार्टिकल जो इतनी हाई स्पीड से मूव कर रहे हैं वो पीछे कैसे आ जा रहे हैं, पीछे आने का तो सवाल ही पैदा, वो भी पतला सा सीट लगाने से, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन बड़ा बेकार था। तो 3 ऑब्जर्वेशन मिलते हैं, एक ऑब्जर्वेशन जिसमें कि अल्फा पार्टिकल, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं वे, सीधे निकल जाते हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल थोड़ा बहुत डेविएट होते हैं, और बहुत थोड़े से अल्फा पार्टिकल किधर आते हैं, पीछे की तरफ आते हैं, ठीक है। समझ में आ रही है बात, ये फोटो बनाओ और लिखो ऑब्जर्वेशन।
बना लिया फोटो? लिख लिया होगा? लिखो। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन ऑफ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। इसमें तीन तरह के ऑब्जर्वेशन देखने को मिलते हैं। पहला क्या कि ज़्यादातर अल्फ़ा पार्टिकल बिना किसी डेविएशन के निकल जा रहे हैं। कुछ अल्फ़ा पार्टिकल ऐसा थोड़ा थोड़ा डेविएट हो रहे हैं, और बहुत थोड़े अल्फ़ा पार्टिकल एब्ट्यूस एंगल पे डेविएट हो रहे हैं। एब्ट्यूस एंगल क्या होता है भाई? 45 से ज़्यादा कि 45 से कम? 90 से ज़्यादा, जानते हो ना? फिर ठीक, फिर ठीक। नहीं लिख पाए? जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। ये नहीं है आज? कहाँ बैठा है? इधर, यहाँ जो बैठता था। कहाँ चला गया? हाँ, वापस आएगा कि नहीं आएगा? क्या? अरे वो नहीं यार, जो यहाँ बैठता है वो काफ़ी दिन से आ रहा है वो, ऐसा नहीं 2 दिन के लिए। हाँ, वो थोड़ा साला सा है, हाँ। हाँ, वो चला गया। क्या बताया उसने कि क्यों नहीं? क्या बताया? अबे इडियट, आज की क्लास में बस गया है। हाँ, ठीक। तबीयत खराब थी मतलब। ठीक। लिख लिया होगा? लिख लिया? अगर ये ऑब्जर्वेशन निकलता है तो इससे क्या कंक्लूजन निकलेगा बे? कोई बता सकता है? इससे कंक्लूजन ये निकला कि मान लो कि एटम अगर बहुत बड़ा सा है, ठीक है, मान लो कि एटम अगर बहुत बड़ा सा, ठीक है, बहुत बड़ा सा, और इसमें एक छोटा सा न्यूक्लियस ऐसा दिखाई, मतलब कुछ है, लाइक न्यूक्लियस क्यों बोल रहा हूँ मैं? तो इसका मतलब ये है कि इसमें बहुत सारी जगह क्या है पे? खाली।
ठीक है, बहुत सारी जगह खाली है। और इसी वजह से जो अल्फा पार्टिकल है वो बिना किसी डेविएशन के क्या हो जा रहे हैं, निकल जा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको, अरे क्या हो रहा है, ये और बड़ा होता जा रहा है, थोड़ा डेविएशन करना पड़ेगा ना। ठीक है, तुम पता नहीं कैसे बनाओगे इसको, बट तो ज़्यादातर जो अल्फा पार्टिकल हैं वो बिना किसी डेविएशन के इसलिए निकल जा रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर जगह क्या है बे, खाली। ठीक है, बहुत जगह है, बहुत जगह है। ठीक है, पर अब जो भी अल्फा पार्टिकल डेविएट हो रहे होंगे ना, वो डेविएट हो रहे होंगे इसकी वजह से। अगर कोई अल्फा पार्टिकल ऐसे आता है और यहाँ से गुजरता है तो वो हल्का सा क्या हो जाएगा, डेविएट हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई अल्फा पार्टिकल यहाँ से आ रहा है तो वो थोड़ा और पास से निकलेगा तो वो और ज़्यादा डेविएट होगा। ठीक है, जो अल्फा पार्टिकल काफ़ी दूरी से जा रहा है वो बहुत हल्का सा डेविएट होगा। ठीक है, गलत बना। जो अल्फा पार्टिकल थोड़ा और पास से जा रहा है वो और ज़्यादा डेविएट होगा, और जो अल्फा पार्टिकल ऑलमोस्ट हिट कर रहा होगा वो उल्टा बना दिया गया। ठीक है, तो वो किधर जाएगा बे, ऑब्टूस एंगल पे डेविएट हो। यही एक रीजन हो सकता है, और तो कोई रीजन नहीं हो सकता। ठीक है, उन्होंने कहा कि देखो ज्यादातर जगह एटम का क्या है, खाली। ज्यादातर जगह एटम का क्या है, खाली है। पर कुछ एक पॉइंट ऑफ डिफ्लेक्शन है, एक ऐसा जगह है जहां पे थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज है जिसकी वजह से अल्फा पार्टिकल क्या हो रहे हैं, डेविएट हो रहे हैं। क्योंकि अल्फा पार्टिकल पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो डेविएशन हो रहा है तो किसकी वजह से हो रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से ही हो रहा होगा। ठीक है, अच्छा, तो अगर बीच में एक जगह पे थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज है और उसकी वजह से डेविएशन हो रहा है ना। और तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या था कि कुछ एंगल, कुछ ऑब्टूस एंगल पे डेविएट हो रहे हैं। इसका मतलब ये है ना कि ये जो कोलाइड हो रहा है ये डायरेक्ट इस पे जाके लड़ रहा होगा, उसके बाद भी वापस आ जा रहा है। ठीक है, अल्फा पार्टिकल जिनकी स्पीड और जिनका मोमेंटम इतना ज़्यादा है वो किसी ऐसी चीज से टकरा के पीछे आ जा रहे हैं, जिससे टकरा के वापस आ जा रहे हैं। इसका मतलब कि वो जिस चीज से टकरा के आ रहे होंगे वो चीज बहुत स्ट्रांग होगी तभी वापस आ जा रहा है। अगर कमजोर होता तो अल्फा पार्टिकल क्या करता है, उसको तोड़ते हुए निकल जाता। तो वो जो चीज है, वो जो भी चीज है, उसका नाम उन्होंने बाद में क्या रखा, न्यूक्लियस। वो बहुत ही स्ट्रांगली बॉन्डेड होगा, बिना उसके नहीं हो सकता। समझ में आ रही है बात। और वो कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिवली चार्ज। तो ये तीन कंक्लूजन निकाले उन्होंने 3 ऑब्जर्वेशन से। लिखो कंक्लूजन। ये फोटो बनाओगे क्या, बना पाओगे, फोटो कॉपी निकाल के चिपका लेना। अच्छा, बनाना चाहते हो, हेल्प योर सेल्फ। एसी नहीं चल रहा है, तूने एसी बंद करवाया क्या, एसी ऑन है कि ऑफ, ऑन तो है, अभी ऑन हुआ है शायद, वो ऑन किया तूने, सफोकेशन हो रहा है। तो पहली बार एटम के बारे में एक्सपेरिमेंट करके किसने बताया वे, रदरफोर्ड साहब ने, कि देखो भाई एटम जो है कुछ इस टाइप से होगा। और एक्चुअली में बिना एक्सपेरिमेंट के हम बता भी नहीं सकते। ठीक है, एटम इतना छोटा होता है कि उसको देख भी नहीं सकते। तो जब देख ही नहीं सकते तो क्या करना होगा, एक्सपेरिमेंट करके ही बताना हो। ठीक है, छापे कि नहीं छापे, लिखो कंक्लूजन।
कंक्लूजन में पहला कंक्लूजन क्या निकलता है कि ज़्यादातर जगह क्या है, खाली है। और दूसरा है, एटम में एक बहुत पॉजिटिवली चार्ज एक जगह है जिसको हम आज के बाद से क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस बोलेंगे। और वो न्यूक्लियस में ऑलमोस्ट पूरा पॉजिटिव चार्ज, सॉरी पूरा पॉजिटिव चार्ज और ऑलमोस्ट पूरा मास होगा। और वॉल्यूम ऑफ जो न्यूक्लियस है वो बहुत ही क्या होगा, छोटा होगा एज कंपेयर टू क्या, एटम। ठीक है, ऑलमोस्ट मैं तुम्हें बताऊं कितना छोटा। जैसे रेडियस ऑफ एटम जो होता है ना, वो 10⁻⁻10 मीटर के अराउंड होता है। ठीक है, जिसको 1 एंगस्ट्रॉम बोलते हैं, एंगस्ट्रॉम के अराउंड होता है। ठीक है, एंगस्ट्रॉम। और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो आता है वो होता है अराउंड 10⁻15 मीटर। अब इतना छोटा यूनिट ना तब तक बना भी नहीं था। उससे पहले तक क्या चलता था, पिकोमीटर। पिकोमीटर नाम सुने हो, पिकोमीटर यूज किया जाता था बहुत स्मॉल क्वांटिटी के लिए। पिकोमीटर, 1 पिकोमीटर कितना मीटर बराबर होता है, 10⁻12 है ना। पर ये आया 10⁻15, उससे भी कम। तो इसके लिए नया एक यूनिट बनाया गया, फर्मी। फर्मी का नाम सुने हो तुम लोग, फर्मी साहब एक साइंटिस्ट थे, है ना, फिजिक्स के। तो उन्होंने ही एक नया यूनिट बनवाया कि भाई इसको यूज़ किया जाएगा अब से न्यूक्लियर डिस्टेंस को नापने के लिए। ठीक है, ये बहुत छोटा होता। ठीक, तो अगर कहीं पे एटम इस टाइप से बना हुआ, मान लें कोई एटम है ऐसा बना, और इसमें मैं एक न्यूक्लियस बनाता हूं ऐसा, तो ये जो मैंने न्यूक्लियस बनाया है ये बड़ा बनाया कि छोटा बनाया, अरे बड़ा बनाया कि छोटा बनाया, ये बहुत बड़ा बना है, बहुत ही बड़ा। इतना बड़ा न्यूक्लियस नहीं होता एटम के रिस्पेक्ट। ठीक है, हाँ, बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्या होता है ना, न्यूक्लियस की इमेज थोड़ी सी अलग सी टाइप की बनी रहती है। ये एटम है और ये क्या है, न्यूक्लियस। गलत है, ये बहुत बड़ा न्यूक्लियस बना है। ये भी क्या है, बहुत ही बड़ा न्यूक्लियस बना है। ठीक है, मैं बनाता हूँ। ये क्या है बे, ये भी बहुत बड़ा है। ये दिखाई दे रहा है, दिख रहा है। ये तुम्हें बहुत बड़ा लग रहा है कि छोटा। न्यूक्लियस का साइज एक्चुअली में इसका काफ़ी, ये काफ़ी बड़ा रिप्रेजेंट बनाया मैंने। ठीक है, न्यूक्लियस एक्चुअली में इससे भी छोटा होता है। ठीक है, दिख रहा है, बस यही न्यूक्लियस का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, दिखता नहीं है न्यूक्लियस। रेडियस का कंपैरिजन देख लो तुम, 10⁵ टाइम्स छोटा है। 10⁵ टाइम्स, 10⁵ टाइम्स कितना होता है पता है, 1,00,000 गुना छोटा, 1,00,000 गुना छोटा। और 1,00,000 गुना छोटा का मतलब होता है, मान ले कि ना रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ जानते हो कितना है, आर्य जो है वो 6400 किलोमीटर, दिख रहा है, 6400 किलोमीटर होता है। तो पूरे अर्थ को अगर एक एटम माना जाए, एटम, तो जो न्यूक्लियस का रेडियस आएगा वो आएगा, इसी में 1,00,000 से डिवाइड कर तो कितना आएगा, 0.064 मीटर आएगा, सॉरी किलोमीटर, मतलब 64 मीटर का रेडियस का जो सर्कल बनेगा वो अर्थ के लिए, अर्थ को अगर एटम माना जाए तो उसके लिए एक एटम, उसके लिए एक न्यूक्लियस का काम करेगा। 64 मीटर रेडियस का एक सर्कल बनाओ, कितना बड़ा होगा वे, विद्यापीठ इतना, उससे थोड़ा सा बड़ा। विद्यापीठ का जो कैंपस है लखनऊ विद्यापीठ, उस कैंपस से थोड़ा सा बड़ा, उतना छोटा, मतलब इतना बड़ा न्यूक्लियस होगा अगर किसको एटम माना जाए, अर्थ को। गूगल मैप देखा है तुम लोगों ने, गूगल मैप नहीं, गूगल अर्थ देखा है ना वे, हाँ, वो जिसमें सबसे पहले लोग अपना घर देखते हैं, वही। उसको जब ना जूम आउट करके पूरा अर्थ ले आओ तो ये विद्यापीठ दिखेगा कि नहीं दिखेगा, लखनऊ भी नहीं दिखता है ना, विद्यापीठ तो छोड़ ही दो।
एकदम जूम इन करोगे तब जाके विद्यापीठ दिखेगा, ठीक है, ये दिखेगा ही नहीं। बिल्कुल वैसे ही न्यूक्लियस जो होता है वो दिखता नहीं है, वो दिखेगा, एटम भी नहीं दिखता है। और जस्ट इन केस हम एटम को देख भी पाए ना तो भी न्यूक्लियस तो नहीं दिखाई देगा, ठीक, इतना छोटा होता है। ये कंपैरिजन है साइज का, ठीक है। तो अगर तुम दिमाग में ना, बहुत सारे लोगों के दिमाग में रहता है कि ये है हमारा न्यूक्लियस और ये है एटम, तो बड़ा तो है, इतना बड़ा नहीं होता, ये बस रिप्रेजेंटेशन के लिए है। एक्चुअल में न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा होता है, बहुत ही छोटा। तकलीफ में तो नहीं हो? तो उन्होंने कहा ठीक है, ये छाप लिया। इन्होंने कहा कि जो रदरफोर्ड का मॉडल है वो उन्होंने कहा कि देख, जो न्यूक्लियस है ना वो अपना रहेगा एक जगह, और इसमें क्या रहेंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिनको एक साथ अपन क्या बोलेंगे, न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलोगे बे? न्यूक्लियॉन्स। और जो इलेक्ट्रॉन होगा ऑब्वियसली वो कहाँ होगा, न्यूक्लियस से बाहर, क्योंकि न्यूक्लियस से बाहर रहेगा तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अगर एक ही पास रहेंगे तो आपस चिपक जाएंगे, चार्ज गायब हो जाएगा, ठीक है। और चार्ज गायब नहीं है, चार्ज कैसे गायब नहीं है ये श्योर कैसे थे वे, क्योंकि अल्फा पार्टिकल डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, और अल्फा पार्टिकल डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो उस पर कैसा चार्ज रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, बिना उसके तो डिस्ट्रैक्ट होंगे ही नहीं। अगर अल्फा पार्टिकल डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं मतलब न्यूक्लियस पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और उसका रेडियस 10⁻⁻15 के अराउंड है, ध्यान से सुनना बे, ठीक है, जो लिखवा नहीं रहा हूँ वो ज़्यादा सुनने वाले होते हैं, ठीक है। और न्यूक्लियस अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रहेगा तो चार्ज गायब हो जाता है और फिर डिफ्लेक्शन नहीं आता देखने में। और डिफ्लेक्शन आ रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज अपना, इलेक्ट्रॉन अलग है और प्रोटॉन अलग। अब इलेक्ट्रॉन अगर अलग है और यहाँ रख देंगे तो प्रोटॉन इसको क्या करेगा, खींच लेगा, ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन पे क्या लगता है, फोर्स लगता है। कभी ये फॉर्मूला पढ़े हो, F = 1/4πε0 Z² के R³ ये Z ही क्या है? हम तो Q1 Q2 पढ़े थे ना। हाँ, ये Q1 Q2 ही है एक्चुअली में, यहाँ पे Q1 Q2 होता है। अब यहाँ पे अगर एटॉमिक नंबर Z है तो इस पे चार्ज कितना होगा, Ze, और E पे कितना चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन पे तो E चार्ज होता है, तो Z × E मतलब Z²। अब मैं Z² इसलिए लिखता हूँ क्योंकि ये लिखूंगा तो फिर वो जी न्यूज़ वाले वो थोड़ा कंप्लेन कर सकते हैं, तो इसलिए मैं क्या लिख रहा हूँ, Z², ठीक है ना। तो ये फोर्स लगता है, अब ये फोर्स लगेगा तो जाके तुरंत न्यूक्लियस में गिर ही जाएगा, ठीक है। तो फिर लॉजिकली क्या होना चाहिए, लॉजिकली क्या होना चाहिए भाई, इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड सर्कुलर पाथ में घूमना चाहिए। समझ में आ रही है बात? जैसे अर्थ सन के अराउंड ऑर्बिट में घूमता है, देखे हो ना बे, तो अर्थ जो होता है ऐसा अर्थ है और ये हमारा सन है, इतना ये साइज नहीं होता, और क्योंकि ये इसको पुल करता है ग्रेविटेशनल फोर्स से, फोर्स पढ़े हो ना, Gm/r की R², और इसकी वजह से ये यहाँ पे क्या करता है, ऑर्बिट करता है, और इसकी अगर वेलोसिटी v है तो यहाँ जो फोर्स लगेगा वो mv²/r के बराबर लगेगा, और ये mv²/r किसके बराबर होगा, Gmm/r² के बराबर होगा। ये सब पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो पे, फिजिक्स है ना, जैसे मैंने पढ़ाया था सेम वैसा ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, है ना। साइज को बहुत छोटा करें, है ना, फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स के बजाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स करें, तो यहाँ जो फोर्स लग रहा है ये इस इलेक्ट्रॉन के मास को, क्योंकि मास भी है तो जो इसकी वेलोसिटी होगी तो इसका कुछ एक्सेलरेशन होगा, कितना बे, mv²/r, ठीक है, इसके बराबर इसका सेंटीपीटल फोर्स लगेगा। तो सर्कुलर पाथ पे घूमने के लिए जो सेंटीपीटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी वो कहाँ से आएगी, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से आएगी। वो ज़्यादा टेक्निकल वर्ड्स तो नहीं बोल रहा है ना, अरे यार देख, जैसे सूरजवा जैसे इसको खींचता है ना तो अर्थवा इसे घूमता है, वैसे न्यूक्लियसवा जब इसको खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन वहाँ घूमेगा, वही वहाँ बस फोर्स बदल दी। अब इतना ज़्यादा, अब यार उसका अंग्रेजी में यही नाम है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, टेक्निकल तो वही, अब ऐसे सूरजवा इलेक्ट्रॉनवा थोड़े करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे वहाँ पर
सन अर्थ को पुल करता है ग्रेविटेशनल फोर्स से, और अर्थ को पूरे टाइम घूमना पड़ता है ताकि वो सूरज में जाके गिर न जाए। वैसे ही इलेक्ट्रॉन को ऐसे ही न्यूक्लियस के अराउंड क्या करना पड़ेगा, ऐसा घूमना पड़ेगा ताकि वो न्यूक्लियस के अंदर गिर न जाए। समझ में आ रही है बात? छाप लो। और जो सेंटीपीटल फोर्स होगा वो कहाँ से मिलेगा? इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। आई होप कि कहीं लिखवाया भी होगा मैंने, नहीं? ठीक, इसमें लिख लेना, एक और लाइन ऐड कर लेना, द सेंटीपीटल फोर्स। सेंटीपीटल फोर्स जानते हो कि नहीं जानते हो? कितने लोग सेंटीपीटल फोर्स नहीं जानते हो? वो हाथ उठाओ पहले। सर्कुलर पाथ में जब घूमता है ना, सर्कुलर पाथ को हिंदी में क्या बोलते हैं? गोल चक्कर। अरे इसको बोलने दे। हाँ, क्या? सरल रेखा इसे बोलते हैं। सरल रेखा स्ट्रेट लाइन होती है। सर्कुलर पाथ, इतना हिंदी अपने को आता है, कह रहा सरल रेखा। अबे सरल रेखा और अभी जलेबी बना रहे तो सरल रेखा स्ट्रेट लाइन होता है, ये वक्रीय पाथ होता है। ठीक है, वक्रीय पाथ समझता है ना? हाँ, सर्कुलर पाथ को क्या बोलते हैं? वृत्तीय कार। हाँ, जब वृत्तीय कार पे घूमता है ना तो नीचे में फोर्स लगता है सेंटर के अराउंड। ठीक है, तो जो फोर्स लगेगा उसको क्या बोलते हैं? उसको कौन सा फोर्स बोलते हैं? कौन सा बल बोलते हैं? ये हम भी यो नहीं पढ़ा है। हाँ, नाभिकीय बल बोलते हैं। वही वो उससे आता है, सेंटीपीटल फोर्स। इतना हिंदी तो हम भी नहीं पढ़े यार, पढ़े हैं भुला गए सब। लिखो द सेंटीपीटल फोर्स। अभी लिखे नहीं? जल्दी छापोगे। बहुत ही लॉजिकल सा है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? प्रोटॉन, वो जो न्यूक्लियस ऑफ हीलियम थे, मतलब जो अल्फा पार्टिकल थे वो डेविएट हो रहे थे, इसका मतलब उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको घूमना ही पड़ेगा, ऐसे रख नहीं सकते। अगर ऐसे ही चुपचाप पड़ा रहेगा तो अट्रैक्ट हो जाएगा, तो उसको दूर ही रखना पड़ेगा। ठीक है, तू कहाँ डेविएट हो रहा है अल्फा पार्टिकल की तरह? हाँ, छाप लिया होगा। ये सब पहले से पढ़े हो गए ना बे तुम लोग, वही तो पढ़ा रहे हैं। कौन सा मतलब ऑनलाइन पढ़े हो ये सब? कौन वाले हैं वो? अच्छा, कोरोना वाले बोल रहा है। देखो, द सेंटीपीटल फोर्स, द सेंटीपीटल फोर्स, हाँ इसी में द सेंटीपीटल फोर्स फॉर द इलेक्ट्रॉन, for the electron is provided by electrostatic force of attraction, electrostatic force of attraction between nucleus and electron। और नीचे ये फॉर्मूला लिखना, ये जो लिखा हुआ, ये लिख लियो क्या पहले ही तुम लोग? वो जो ग्रीन कलर में लिखा है ना उसको लिख लेना। ठीक है, अरे द सेंटीपीटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। लिखना नहीं, समझना था। अच्छा, उस इक्वेशन में ध्यान देखोगे तो आर से आर कैंसिल हो जा रहा है, पर कैंसिल मत करना तुम लोग, क्योंकि आर से आर कैंसिल कर दोगे तो फिर
ना तो ये न्यूक्लियर फोर्स रह जाएगा और ना ही वो सेंटीपिटल फोर्स तो बराबर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कैंसिल हो जाता है, पर जब लिखना तो कैंसिल मत करना, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, ठीक। ये समझ में आ गया? हाँ, इसको लोगों ने कहा था ये सोलर सिस्टम टाइप का कुछ इसका नाम बताया था, सोलर टाइप का मॉडल, ठीक है। तो सोलर सिस्टम मॉडल था, इसको बोलते हैं। जैसे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट होते हैं वो क्या कहते हैं वे, सन का अराउंड चक्कर लगाते हैं, वैसे ही जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं एटम के अंदर वो किसके अराउंड चक्कर लगाते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर लगाते हैं। वहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स क्या रहता था, ग्रेविटेशनल फोर्स, और यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। लिखो एक छोटा सा क्वेश्चन, हाँ एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। एटम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने एक ऐसा फॉर्मूला लिखा था कि एटम को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा, यहाँ पे जेड से रिप्रेजेंट करेंगे और यहाँ पे किससे लिखेंगे, ए से। ये जेड क्या है, एटॉमिक नंबर, और ये क्या है वे, मास नंबर, ठीक है। कुछ लोग इसको एटॉमिक मास भी बोलते हैं, पर ठीक है, एटॉमिक मास भी बोल सकते हो, मास नंबर बोलो तो ज़्यादा अच्छा। तो मास नंबर और ये एटॉमिक नंबर दो अलग अलग नंबर होते हैं। एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, प्रोटॉन के बराबर, ठीक है। और मास नंबर किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन के बराबर, न्यूट्रॉन के बराबर, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर, ठीक है ना। एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन करें, कैलकुलेट number of proton electron and neutron in following. जल्दी करो, हाँ, अरे यहाँ आंसर भी तो लिखेंगे, इतना मारेंगे ना बहुत जगह बनेगी। अरे खरा बताते हैं ना, नहीं जानना तो तुम क्या करोगे, तीन कॉलम बनाओगे, एक में लिखोगे, चार कॉलम, एक में लिखोगे ये सारे एलिमेंट, दूसरे में लिखोगे प्रोटॉन, तीसरे में लिखोगे न्यूट्रॉन, और चौथे में लिखोगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और वो सारे जो
जो कॉलम है वो भरो। ठीक है, तू उधर मुंह करके क्यों पढ़ाई कर रहे हो? इधर आ, वहाँ बैठ, जगह दो बे इसको, बैठ। 5 लोगों की सीट है। अब बुला रहे, कहाँ है? क्यों यहाँ पे ऑक्सीजन कम मिलता है तुझे? हाँ, अरे वहीं जाके बैठे, अब से यहीं बैठेगी। ठीक है, रोज। किसके बगल में नहीं बैठती है ये? किसी के बगल में नहीं बैठते, बीच में बैठा देते इसको। जल्दी जाओ, वहाँ कोने में एकदम जाओ, जल्दी जाओ। कर लिया तूने? दिखा। दिमाग में नहीं रखना है आंसर। मैंने जब बोर्ड पे लिखा है इतना मेहनत से, मैं भी दिमाग में फिर क्वेश्चन सोचता रहूं हैं? कॉपी पे कर। कर लिया तूने सारे? सारे देखा? कहाँ है? उसको कहाँ छोड़ रखा है तूने? कर उसको भी। तू वहां क्यों बैठे हुए थे सारे? हाँ, वहां क्यों बैठे थे? तो इधर बैठते थे। भगा दिया इन्होंने? सही में किसने भगाया पे उसको? किसने भगाया उसको? हाँ, सर ने भगाया किसे? पीछे वालों ने? किसने भगाया? तूने? खड़े हो, खड़े हो बे। अरे उसको उठाओ, यहाँ आके बैठ, इधर आ। खड़े हो जा, खड़े हो जा। उसको बोलो यहाँ के बैठ। हाँ, ले जाओ उसको दो, 2 लोग लगेंगे जब। क्या दिक्कत है बे? तू बोल, वो वहाँ क्यों नहीं बैठे? किसने? किसकी वजह से? किसने किसने? वो जो यहाँ बैठा था। ठीक है, तू तो यहाँ बैठती थी ना? बैक सपोर्ट नहीं है यहाँ, पीछे बैक सपोर्ट है? ठीक है,
क्या तकलीफ है? कुछ कुछ तकलीफ है तुझे? अरे तुझसे कह रहा हूँ, तुझसे। नहीं, दूर करे। कुछ लोगों की शक्ल जो होती है ना, वो सड़क पे पड़े हुए टिन के डब्बे जैसी होती है। तुमने देखा है कोल्ड ड्रिंक का कैन जो पड़ा रहता है, वो चुपचाप पड़ा रहता है, किसी को कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा। पर हर कोई आता जाता जब भी उसको देखता है तो लात मारने का मन करता। ऐसी शक्ल वाले कुछ लोग होते हैं। कर लिया होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का 1s1h1 1h1, ठीक है। अगर इसमें प्रोटॉन की बात करें तो इसमें प्रोटॉन कितना है? 1। और यार ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे प्रोटॉन यहाँ लिखते हैं, यहाँ प्रोटॉन लिखते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या? न्यूट्रॉन। तो 1h1 वाला डिस्कशन कर रहे हैं इसका। इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 1। इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 1। और न्यूट्रॉन भी कितने हैं? 0। ये समझ में आ रहा है ना? ठीक, फिर ठीक, फिर ठीक। 1h2 को हम लोग ड्यूटेरियम बोलते हैं। ड्यूटेरियम में प्रोटॉन कितने हैं? 1। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? और न्यूट्रॉन भी 1। ये समझ में आ रहा है? और इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 1, इलेक्ट्रॉन 1 और न्यूट्रॉन 2। ये सबको समझ में आता है? ये कितने लोग अपने मन से सही सही कर पाए, और कितने लोग ये भी गलत कर दिया? और ऊंचा हाथ उठाओ, बताएंगे कैसे करते हैं। तू लोग भी क्या कर, तू अभी लिख रहे हो तू तीनों? अच्छा, अभी टेबल बनाया, तो इससे इतनी देर से क्या कर रहे थे? हाँ, ये भी मेरी गलती है। ठीक है। कोई ऐसा जो इसको गलत किया हो, कोई ऐसा जिसको ये नहीं समझ में आ रहा हो, हाथ उठाओ, बताएंगे बे। डरो मत, हाथ उठाओ, बताएंगे। सीधा बैठ बे। इन सबको क्लास में बैठने भी नहीं आता है, तो तुम लोग को बैठना सिखाएंगे क्या? LKG में हो क्या? यहाँ से वहाँ उतना लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन बिठाने की कोशिश कर रहे थे। वो यहीं बैठेगा आपसे, और वो वहीं बैठेगा आपसे। नहीं, वो कह रहा नहीं, हम नहीं बैठेंगे उसके बिना। ये वाला देखते, कितने प्रोटॉन है बे? 2। इलेक्ट्रॉन 2 और न्यूट्रॉन 1। अव्वल में बताओ। 2 2 2, यही आ रहा है। कार्बन का बताओ, कार्बन का 6 6 6। और ये वाले में 6 6 8। ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो हमेशा सेम ही आ रहे हैं यार, तो क्या ही लिख रहे हैं। चलो पर ठीक है। यहाँ पे क्या रहेगा? 7 7 7, दिख रहा है ना? उस वाले का 7 7 8, और इसका 7 7 9, यही आ रहा है। ऑक्सीजन वाला देख रहे हैं? ये तीनों का एक साथ देखते हैं हम। 8 8 8, और फिर 8 8 9, फिर 8 8 10, यही आ रहा है। अब यही आ रहा है ना? ठीक है। क्लोरीन का देखते हैं, कितना है? 17 17 और 18, और 17 17 और 20, यही आ रहा है। 20 है ये, 26 नहीं। यूरेनियम का लिखे हो? यूरेनियम 235 कहाँ यूज होता है? कोई किसी को आइडिया है? हाँ हाँ, तो यूरेनियम 238 यूज होता है न्यूक्लियर फिजन वाले में, एटॉमिक बम बनाने में भी, और जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर हैं उसमें भी यूज़ किया जाता है। 235 उतना किसी काम का है नहीं। 92, और यहाँ कितना आ रहा है? 143, यही आ रहा है ना बे? और इसमें तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें 92 92, और क्या लिखोगे? 146 6 ना?
हाँ, क्योंकि 3 यूनिट ज़्यादा हो। ठीक, ये क्या लिखा है बे? ये 235 इधर लिखना, इधर कहाँ, ये क्या लिख दिया? ये चार्ज है तो अभी इसको इधर लिख दिए हैं ताकि, और यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 92 और 1, यहाँ 88 हो जाएगा। ये क्यों बे? क्योंकि अब चार्ज निकल गया तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? 147, इलेक्ट्रॉन भी घटा दिया तुम। और यहाँ पर एक जनरलाइज टर्म में लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या होगा, z, z माइनस n और a माइनस z। समझ में आ रहा है? तुम चाहो तो ये जनरलाइज फार्मूला याद कर सकते हो। कितने लोग ये फार्मूला याद किए हो? क्या जरूरत है बे? करना मत इसको। ईमानदारी से हाथ उठाओ, कितने लोग ये सारे नंबर सही से लिख पाए थे? क्यों? हाँ तो माइनस है और माइनस कर दिया, तो माइनस के साथ माइनस फिर प्लस हो जाएगा, तो आंसर वही आ जाएगा। हाँ, मैंने कहाँ लिखा है कि मॉडर्न लिखेंगे? ठीक है, ये क्वेश्चन एक्चुअली में नहीं दे रहे थे, ये कुछ पढ़ाना था। अगर अगर तुम ध्यान से देखो तो इसमें इस पूरे टेबल में जो एलिमेंट लिखे हुए हैं, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट लिखे हैं जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम है, पर एटॉमिक मास क्या है बे? डिफरेंट है। दिख रहा है ना? ऐसे एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स। दिख रहा है? और ऐसे कितने सेट ऑफ आइसोटोप्स लिख रखे हैं? बहुत सारे, बहुत सारे। ये 5 तो ऐसे गोला किए हैं, क्लोरीन भी है, यूरेनियम भी है। दिख रहा है ना? ये सारे सेट ऑफ क्या हैं? आइसोटोप्स। ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनमें जो एटॉमिक नंबर है वो सेम है, पर एटॉमिक मास सेम है, पर एटॉमिक नंबर क्या है बे? डिफरेंट। दिख रहा है ना? ब्लू कलर के सर्किल में ड्रॉ किया है इनको। ऐसे लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोबार्स बोलते हैं। ठीक है। ये कुछ एलिमेंट हैं जिनको मैंने ड्रॉ किया है। ये दोनों आपस में कैसे रिलेटेड है, कोई बता सकता है? दोनों को अगर ध्यान से देखोगे ना, तो दोनों में, इसमें और इसमें, ये चेक कर। नहीं, नहीं, ये दिख रहा है? इन दोनों में भी वही रिलेशन है जो इन दोनों में रिलेशन। पता चल रहा है क्या रिलेशन? इन सब में न्यूट्रॉन्स क्या है बे? सेम। तो इन दोनों में न्यूट्रॉन सेम है और इन दोनों में भी न्यूट्रॉन क्या है? सेम है। ऐसे एलिमेंट जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होता है, क्या बोलते हैं उसको? आइसोटोन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोटोन्स। जानते हो कि नहीं जानते हो? आइसो अच्छा, एक और चीज देखते हैं, रेड कलर से। पता नहीं कैसे करोगे तुम, पर अरे यार, कहाँ गया? ये दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं, ये बता सकते हो? नो। हाँ, ये दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, बता सकते हो? क्या चीज इन दोनों में सेम? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैसे इसमें सिमिलरिटी निकाल पाना, खोजना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर ध्यान दोगे तो दिख जाएगा। अरे रुक, अगर इसमें ध्यान से देखोगे ना, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन का जो डिफरेंस है वो सेम दिख रहा है। इधर वाले नाइट्रोजन वाले में देखते हैं, नाइट्रोजन में न्यूट्रॉन प्रोटॉन का डिफरेंस कितना है?
7 8 1 2 7 और 9 है ना, 2 यूनिट का डिफरेंस है। अबे चेक करना यार। और ऑक्सीजन में कितने न्यूट्रॉन का डिफरेंस है? 2। अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन का डिफरेंस सेम हो जाता है तो ऐसे में हम लोग उसको क्या बोलने लग जाते हैं? आइसोडाइफर्स बोलते। ठीक है, पढ़ा रहे थे। लिखो कोई अरे ये कहाँ से आ गया यार? देखो, आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसोडाइफर्स। अपने मन से डेफिनेशन लिखोगे और कुछ एग्जाम्पल जल्दी से छापो। तुम्हारे पास समय है मात्र 5 मिनट का। चलो, मैंने मेरे में ना तुम्हारे 7.5 मिनट, ठीक है? जल्दी कर। ये सब सोच रहे हैं कि क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं। अब अब इनको ह्यूमिलेशन फील हो रहा है। बड़े, एक बार और पूछिए। 450 से ऊपर कितने लोग हैं?
पूछ। जब पढ़ाया नहीं है तो क्यों पूछ रहे हो? तभी पूछना जब पढ़ाएंगे, और जब पढ़ा लेंगे तो पूछने की जरूरत ही ना पड़े शायद, है कि नहीं? कर लिया होगा। अभी थोड़ा सा टाइम बचा है, 2 मिनट, सॉरी 1.5 मिनट, 1.5 मिनट बचे। आइसोमार्फस लिख लिया कि नहीं? अरे आइसोडाइफर्स, आइसोमार्फस तो दूसरे होते। आइसोमार्फस क्या होता है? जिनका फॉर्मूला देखने में ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। आइसोडाइफर, आइसोडाइफर, आइसोडाइफर क्या होता है? तुम लोग सारे आइसो जानते हो ना? आइसोथर्मल क्या होता है? टेम्परेचर कौन सा? आइसोकोरिक क्या होता है? वॉल्यूम, वॉल्यूम बराबर। आइसोबारिक क्या होता है? प्रेशर बराबर। आइसोबारिक होता है, आइसोबेरिक नहीं होता है, पहले ही बताया, आइसोबारिक होता है, ठीक है? तो मतलब मुझे आता। आइसोमर्स क्या होता है? ऑर्गेनिक में बनते हैं। 1 मिनट, आइसोमर्स कौन बता सकता है? आइसोमर्स बोलना नहीं है, हाथ उठाना, भीड़ में से नहीं बोलना। बता। डिफरेंट, तो स्टीरियो आइसोमर्स क्या होता है? बैठ जा। एक एग्जाम्पल दे सकता है तो, विद डिफरेंट मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड सेम स्ट्रक्चर। ऐसा कोई एग्जाम्पल मुझे पता नहीं एक्चुअली में। जब मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट है तो स्ट्रक्चर कैसे सेम हो सकता है? बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, दिमाग पे ज्यादा जोर पड़ रहा है, रहने दे, उतना जोर मत डाल। ये छाप लिया तुमने? क्या? एक एग्जाम्पल बता दो। वही तो कह रहा हूं, एक एग्जाम्पल बता। एग्जाम्पल बता ना। आइसोडाइफर्स भी लिख लिया तुम लोगों ने? वेरी गुड। पर तो ये अपना समझ में आया ना भाई सबको? यार ये पेन कहाँ चला गया? इधर। ये रदरफोर्ड साहब का मॉडल समझ में आया? पर रदरफोर्ड साहब के मॉडल में बहुत सारी दिक्कत, बहुत सारी, एक नहीं। देखो, ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, बहुत सारे। अरे यार तुमने ही कहा था कि नोट्स नहीं बनवाते हैं, अब हम नोट्स बनवा रहे हैं तो कह रहे हैं अरे सर लिखवा रहे हैं। कैसे नोट्स बनवाएंगे बताओ? पहले से लिख के ना लाया करूं? तो मैं लिख के ले आऊंगा तो फिर वो, मतलब फिर मैं लिखूंगा टाइम वेस्ट होगा ना, सिलेबस स्लो हो जाएगा। यही एक तरीका था सिलेबस स्लो होने से बचाने और नोट्स बनवाने का, दोनों तो कर नहीं सकते। ठीक है, तो मैं तुम्हें बताता हूं क्या क्या डिफरेंस, क्या क्या प्रॉब्लम्स थी इस वाले मॉडल में। ये वाला मॉडल ये कहता था, दो दिक्कतें थी इसमें। पहला तो ये, ध्यान से सुन, ध्यान से सुन। पहला तो ये कि
रदरफोर्ड साहब ने कहा कि जितना भी पॉजिटिव चार्ज और मास होगा वो कहाँ पे होगा बे? न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस में ना मॉलिक्यूल्स के भी जो न्यूक्लियस में क्या होते हैं, सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज होंगे, और दो पॉजिटिव चार्ज को अगर इतना नज़दीक रखेंगे तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा वो क्या होगा? बहुत ही, अरे बोलना, बहुत ज़्यादा। तो एक तरफ तो आप ये कह रहे हो कि सारे प्रोटॉन उस बहुत छोटे से जगह में हैं, और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हो कि ये बहुत स्ट्रांगली बॉन्डेड है। दोनों मतलब, और प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में क्या होता है? रिपल्शन। तो अगर ढेर सारे प्रोटॉन को ऐसा ऐसे छोटे से डब्बे के अंदर रख देंगे, उनके बीच में तो बहुत ज़्यादा रिपल्शन होगा। तो उस हिसाब से तो न्यूक्लियस क्या होना चाहिए भाई? बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल। ये तो ऐसे फूकने से ही टूट जाना चाहिए। ठीक है, वो अल्फा पार्टिकल आके इसको भी नहीं तोड़ पाया, अल्फा पार्टिकल आके वो वापस चला गया बिना तोड़े। तो एक तो इतना मजबूत से बॉन्डेड है, और दूसरा इतना नजदीक में पॉजिटिव चार्ज को बांध के रखे हुए हैं। कैसे? ये कैसे होगा? आप ये जरा बताइए। नहीं बता पा। दूसरा, एक मैक्सवेल साहब का प्रिंसिपल है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेटेड होगा तो अपनी एनर्जी को हमेशा क्या करता है? रेडिएट करता है, हमेशा ही रेडिएट करता है। अब ये इलेक्ट्रॉन है, कांस्टेंट स्पीड v से मूव कर रहा है, तो इसका एक्सेलेरेशन कितना होगा? अरे स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलेरेशन क्या होगा भाई? v²/r, जीरो नहीं, क्योंकि सर्कुलर पाथ पे अगर कोई कोई ऑब्जेक्ट घूमता है ना v वेलोसिटी से, तो उसके पास क्या होता है? एक्सेलेरेशन होता है। इसको इसको कौन सा एक्सेलेरेशन बोलते हैं? सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? तो चार्ज भी है और क्या भी कर रहा है? एक्सेलरेट भी। तो ये अपनी एनर्जी को क्या करेगा? धीरे धीरे रेडिएट करेगा। दिख रहा है? और जब एनर्जी रेडिएट होगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? घटेगी, और घटेगी तो इसका रेडियस भी क्या होता जाएगा? घटता जाएगा। और धीरे धीरे जब अपनी एनर्जी को रेडिएट करता रहेगा, और धीरे धीरे ऐसे जलेबी बना के ये न्यूक्लियस में गिर जाएगा। ठीक है, और जैसे ही न्यूक्लियस में गया तो एटम का जो कॉन्सेप्ट है कि न्यूक्लियस बीच में होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं, वो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो। ठीक है, तो रदरफोर्ड साहब की थियरी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर पाथ पे घूमना चाहिए था, और मैक्सवेल साहब के प्रिंसिपल के हिसाब से अगर ये घूमेगा तो एनर्जी रेडिएट करेगा और ऐसे न्यूक्लियस में जाके गिर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों थियरी और प्रिंसिपल में क्या हो रहा है? कॉन्ट्राडिक्शन। किसकी बात मानी जाएगी? प्रिंसिपल की बात मानी जाएगी, थियरी को गलत बोला जाएगा। इसका मतलब कि आप जो बोल रहे हैं वो देखने में और सुनने में अच्छा है, प्रैक्टिकल नहीं। समझ में आ रही है बात? दूसरा प्रॉब्लम ये था, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में इन्होंने नहीं बताया। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मतलब उन्होंने ये नहीं बताया कि अगर कोई न्यूक्लियस है ना, तो वो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कैसे घूमेंगे वे। जैसे मान ले कि एक इलेक्ट्रॉन है तो चलो सर्कुलर पाथ पे घूमेगा, दो इलेक्ट्रॉन हुए तो इसी के पीछे में लगा रहेगा दूसरे दोनों इलेक्ट्रॉन, या दूसरे सर्कुलर पाथ पे घूमेगा, या उसके अंदर वाले सर्कुलर पाथ पे घूमेगा। कैसे घूमेगा इस बारे में नहीं बता। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि ऐसे ही एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने कहा कि देख भाई, ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना वो अलग अलग कंसेंट्रिक सर्कुलर पाथ पे घूमेंगे। अलग अलग कंसेंट्रिक सर्कुलर पाथ मतलब रेडियस सबका सेम रहेगा, लेकिन और सेंटर भी सबका सेम रहेगा, लेकिन वो जो सर्कल होगा वो सबका अलग अलग होगा। ये कैसे हो सकता है? रेडियस भी सेम हो और सेंटर भी सेम हो, तो अलग अलग सर्किल कैसे हो सकता है? अलग अलग प्लेन में हो। तो अगला जो सर्किल होगा ना वो इस टाइप से होगा। ठीक है, ये दिख रहा है ना? ये सर्कल बना है, एलिप्स नहीं बना है। दिख रहा है? दूसरा, अगर दो इलेक्ट्रॉन आते हैं तो ऐसे घूमेगा, तीन इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ऐसे, चार इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ऐसे 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 घूमेगा। समझ में आ रही है बात? पांच आए तो और ऐसे ही घूमता रहेगा, ऐसे ढेर सारे सर्कल बनते रहेंगे। ठीक है, और पर इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम यह थी कि ये जो इनके रास्ते हैं बहुत सारी जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दिखाई दे रहा है। तो इलेक्ट्रॉन के कोलाइड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। और अगर इलेक्ट्रॉन आपस में हवा में कोलाइड किए तो फिर से एटम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को भी इग्नोर कर दिया गया। लेकिन मैं तुम्हें बताऊं, सॉरी, आज भी अगर कोई डॉक्यूमेंट्री या फिर कोई मूवी दिखाई जाती है जिसमें एटम दिखाना होता है तो हमेशा यही दिखाते हैं, जबकि ये क्या है? वे पूरी तरह से गलत रिप्रेजेंटेशन है। मतलब ये कोई सेंस नहीं बनता इसको ऐसे दिखाने का। ठीक है,
पर मूवीज में आज भी रदरफोर्ड वाला एटम ही दिखा रहे हैं, वो इतना पीछे चल रहे हैं, ठीक है। तो रदरफोर्ड साहब का मॉडल सही है कि गलत है बे? ठीक से बता नहीं पा रहे ये भी, ठीक है। हाँ, एक और चीज नहीं बता पाए, स्पेक्ट्रम के बारे में कुछ नहीं बता पाया कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। अब सवाल ये होता है कि तुम्हें भी स्पेक्ट्रम के बारे में कुछ पता है नहीं कि स्पेक्ट्रम होता क्या है, ठीक है। तो अभी फिलहाल तुम्हें ये नहीं जानना कि स्पेक्ट्रम क्या होता है, मैं तुम्हें बताऊंगा कि स्पेक्ट्रम क्या होता है, और फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये कैसे रदरफोर्ड साहब स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। जल्दी से छापो, तुम्हारे पास समय है मात्र 3 मिनट का टाइम है, तो छाप लेना इसको, है ना। अब जितना सोच के आए पढ़ाने के लिए उतना तो पढ़ाई दे, ठीक है। लाइट स्पेक्ट्रम को समझने के लिए सबसे पहले अपने को लाइट को समझना पड़ेगा। लाइट को जानते हो? लाइट जानते हो ना क्या होता है वे? लाइट वेव होता है कि पार्टिकल होता है? दोनों कैसे हो सकता है? कोई इंसान या तो इंसान हो या तो भूत होगा, दोनों कैसे हो सकता है? पार्टिकल क्या होता है पता है? पार्टिकल वो चीज होता है जिसके अंदर मास, जो जो ऐसा पार्टिकल टाइप का, ठीक है। पार्टिकल जानते हो ना, पार्टिकल। और वेव क्या होता है जानते हो? वेव। तो पार्टिकल पार्टिकल होता है और वेव वेव होता है। ये कह रहे हैं लाइट दोनों है, ये कैसे? अरे लगते हैं तो हम इंसान ही ना यार, बड़े अजीब इंसान हो। क्या बोल रहे हैं? कोई सेंस है इस बात का? इसको बहुत लग रहा है। लाइट जो होता है वो एक्चुअली में ना तो वेव है और ना ही पार्टिकल, वो बस बिहेव करता है कभी कभी वेव जैसा और कभी कभी पार्टिकल जैसा। और लाइट को समझने के लिए ना, कैसे बताएं यार, लाइट को समझने के लिए तुम लोग का दिमाग बहुत छोटा है। तो खैर कोई बात नहीं, लाइट के बारे में पहले अगली क्लास में बात करें, ठीक है। अरे बहुत ज़्यादा था यार पढ़ाने के लिए। चलो ठीक, अगली क्लास में। क्या कर रहा है? अरे बंद कर, उसको बंद कर।